हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज पूजा पवार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो, अभी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, डीपी गाइड चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि अभी मैंने लास्ट वीडियो जो है वो टीजीटी एसएसटी के प्रिपरेशन के लिए बनाई थी, जो कि हिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ रहे थे 10th क्लास का। और मैंने बच्चों के लिए भी कहा था कि ये बच्चों 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो उसी में मैं आगे का पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ। हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या क्या उनसे चेंज हुए, वर्कर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़े, ये हम इस पे पढ़ रहे थे। लास्ट हमने पढ़ा था कि पहले जो कंट्री साइड में वर्क होता था वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा मशीनरी आने से, स्टीम पावर आने से। और उसी में हम आगे जो है नेक्स्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो लोग मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस को जो है फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का नया कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए। डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो डिटेलिंग होती है वो ज़्यादा याद रहती है जब हम लोग सारी इवेंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमें समझ के जो चीज़ें अंदर आती है वो कभी जाती नहीं है फिर। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ अपने दिमाग में इस तरीके से स्टोर कीजिए ताकि वो कभी जाए नहीं। जस्ट फैक्ट जो है वो थोड़े रिवाइज करने पड़ते हैं, लाइक डेट्स हो गए, नेम हो गए, वो थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन ऐसा एक स्टोरी वाइज अपने दिमाग में बना लीजिए कि क्या हुआ होगा, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। यही फ़ायदा है हिस्ट्री का। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिए। तो आज का हमारा जो पॉइंट है, सेकंड फर्स्ट यूनिट हमारा स्टार्ट, जिस पॉइंट में हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया था, सेकंड यूनिट है हमारा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ओके, जैसे कि हम लोग जानते थे कि हैंड वर्क होता था उस समय, हैंड से हाथों से सारा काम किया जाता था कंट्री साइड में। बट बाद में जब स्टीम पावर आया तो मशीनरी ने जो है उसकी जगह ले ली। और लेकिन उतनी हमने देखा था कि उसका पेस इतना फास्ट नहीं था। स्लोली स्लोली जो है मशीनरी अपनी जगह बना रही थी। उतना कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से मशीनरी आई और एकदम से जो है हैंडवर्क बंद हो गया, ऐसा नहीं था। उसी के बारे में हम इसमें भी पढ़ने जा रहे हैं। सो इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ठीक है, इस पॉइंट में सिंपल सी बात है, ब्रिटेन में लेबर की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पे भरपूर मात्रा में लेबर उनके पास अवेलेबल थी, यानी कि मशीनरी भी थी और लेबर भी थी। ओके, जो पुअर गरीब लोग होते थे, मतलब जो कंट्री साइड के जो लोग थे, वो लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, काम की तलाश में अक्सर शहर आ जाया करते थे। तो उसी से रिलेटेड है। और उसमें आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे एज यू विल नो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं इसी में 10th क्लास में, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसमें आपको ये भी मिलेगा कि जब कोई चीज़ की मतलब मांग घट जाती है तो उसके दाम भी घट जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मांग घट जाना मतलब जब बहुत सारे ऑलरेडी आपके पास वर्कर्स हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वेजेस डाउन हो जाते थे। यानी कि वर्कर मिलना आसान था, लेकिन उनकी जो तनख्वाह होती थी, उनके जो मतलब पैसा जो उनको मिलता था वो बहुत कम मिलता था। तो इसलिए जो है जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन आप लगा सकते हो कितनी बुरी रही होगी उस समय। सो इंडस्ट्रीज हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज ऑफ हाई वेज कॉस्ट। इंडस्ट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ईजिली जो है लेबर मिल जा रही थी और उनको पैसा भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा था और उनका काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। ठीक है, they did not want to introduce machines to that got rid of human labor and required large capital investment। देखो, अब जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे सिंपल आइडिया लिया कि जब हमें इजीली लेबर मिल रही है, काम भी लेबर ज़्यादा अच्छा कर रही है, क्योंकि मशीन तो मशीन होती है, मशीन को तो आप एक प्रोग्राम दे दोगे वो उसी पे चलती रहेगी। बट इंसान तो वर्सेटाइल होता है, वो तो जिस हिसाब से आप चाहेंगे वैसा काम करेगा। तो इन्होंने मशीनरी की जगह अपना जो है वर्कर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, वर्कर्स रखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और इससे क्या होता था, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो गया था, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, जो कि वर्कर्स के हिसाब से बहुत महंगी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपने देखा है कि मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने वर्कर्स को लेना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, ना कि जो है महंगी मशीनरी को। ओके, और आगे है, इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ लेबर was seasonal।
ठीक है। आपने देखा होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा कि जो लेबर होती है वो सीजनल लेबर भी होती है। आपने देखा होगा डेली वेजेस लेबर होती है, सीजनल लेबर होती है। तो सीजनल लेबर होती है जैसे कि एक सीजन में कोई काम बढ़ जाता है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का, ठीक है। जब अभी गर्मियों के ये बरसात के टाइम पे एप्पल आता है तो मतलब उस समय जो है बहुत तेजी से डिमांड हो जाती है, वर्कर्स चाहिए, उनको एप्पल तोड़ने के लिए चाहिए, ग्रेडिंग करने के लिए चाहिए। तो इस समय जो है एक सीजनल वर्क जो है शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ये सीजन खत्म हो जाएगा वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वापस उनका काम बंद हो जाएगा। तो ये सीजनल वर्क जो है हर हर जगह पे होता है, हर अलग अलग इंडस्ट्रीज में सीजनल वर्क चलता है और सीजनल लेबर जो है मिल जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है, वो ही लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो उसी में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सीजनल इंडस्ट्रीज थी जो उस समय चलती थी। ओके, 90s की बात हो रही है, ये 90th इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। 19th century. In many industries, the demand of labor was seasonal, like gasworks and breweries were especially busy through the cold month. जब सर्दियां होती थी ना इंग्लैंड में, ठीक है, जब कोल्ड कोल्ड का जो टाइम चलता था उस समय क्या होता था, जो गैस वर्क्स, ठीक है, एक तो गैस वाली इंडस्ट्रीज होती थी, दूसरा ब्रेवरीज मतलब होता है दारू की भट्टियां, ठीक है, जो जहां दारू बनती है ना, उन फैक्ट्रीज का काम सर्दियों में बढ़ जाता था क्योंकि उस समय उसकी डिमांड बढ़ जाती थी। सो उनको सीजनल लेबर चाहिए होती थी जो कि इन दारू की भट्टियों में और गैस वर्क्स में काम करने आए, ठीक है। तो ये एक सीजनल वर्क ये हो गया। सो दे नीडेड मोर वर्कर टू मीट देयर पीक डिमांड, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए उनको ज़्यादा लेबर लगेगी। तो ये एक सीजनल टाइम हो गया जिस समय उनको ज़्यादा डिमांड होती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स, ठीक है, केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड। और जब क्रिसमस आने वाला होता है, लाइक टू नीडेड, कहाँ है ये, हाँ, टू नीडेड बिफोर दिसंबर, दिसंबर में क्रिसमस आता है तो दिसंबर से पहले जो है कौन सी इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट होती थी लेबर्स की। एक तो इसने कहा बुक बाइंडर्स को, ठीक है, दूसरा इसने कहा प्रिंटर्स को और तीसरा इसने कहा केटरिंग को। ये तीन इंडस्ट्रीज जो है वो क्रिसमस की वजह से बहुत डिमांड में रहता था इसका जो है, तो इनके लिए फिर वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती थी। बट आफ्टर क्रिसमस यानी आफ्टर दिसंबर वही जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये है सीजनल वर्कर्स, ठीक है, इसको सीजनल वर्क कहते हैं और इसके लिए चाहिए होते हैं सीजनल वर्कर्स। At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and spruced up. अब देखो विंटर के टाइम पे एक और इंडस्ट्री थी जो बहुत तेजी से मतलब उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वर्कर्स की जरूरत होती थी, ये था आपका वाटर फ्रंट। यानी कि आपने देखा होगा कि जो शिप होती हैं वो कहाँ खड़ी होती है, एक किनारे पे खड़ी रहती है किसी भी, तो वाटर फ्रंट उसको बोलेंगे, ठीक है। सीज के किनारों पे जो ये विंटर के टाइम पे कौन सी बड़ी बड़ी शिप होती हैं, तो ये इनका जो है रिपेयरिंग का काम और इनका जो क्लीनिंग वगैरह सब जितना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, इनकी मेंटेनेंस जो होती थी वो विंटर्स में होती थी। तो जो ये मेंटेनेंस वाली इंडस्ट्रीज थी जो शिप्स का काम करती थी, ये जो है विंटर के टाइम पे बहुत डिमांड में रहते थे। इसके लिए जो है वर्कर की बहुत डिमांड रहती थी। तो ये आपने सीजनल वर्क देख लिया, 2-3 सीजनल वर्क हमने देखे कि विंटर के टाइम पे आप देखो सारे ही लगभग 2-3 वर्क जो ऐसे हैं जो विंटर के टाइम पे ही चल रहे हैं। तो विंटर के टाइम पे जो है यहाँ पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, वर्कर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक्टिव मोड पे चल रही हैं, बहुत उनके जो प्रोडक्शन है, जो उनके प्रोडक्ट है उनकी बहुत डिमांड हो रही है, तो वर्कर्स की बहुत डिमांड रहती थी। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन। अब देखो विंटर के टाइम पे इसकी बड़ी डिमांड, बट बाकी टाइम पे स्लो डाउन हो जाती है। तो जितने की मान लो अभी उनको 100 वर्कर्स चाहिए डिमांड के टाइम पे, आफ्टर डिमांड वो लोग उसी को आधा से आधा कर देते थे, लाइक 50 कर दिया, 50% मान लेते, तो 50 वर्कर्स क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से सीजनल वर्क चलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, ठीक है। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे थे, वो लोग ज्यादातर जो है, मैं कह रही हूँ ना, लेबर को ही ये लोग प्रेफरेंस दे रहे थे। मैंने वही कहा ना, मशीन को आप एक प्रोग्राम दे सकते हो, वही प्रोग्राम कंटिन्यू करता रहेगा, बट जो ह्यूमन एक दिमाग होता है वो वर्सेटाइल होता है, वो हर चीज को आपके डिमांड के हिसाब से वो आपको देगा बना के। तो ये लोग क्या कर रहे थे, हैंड लेबर जो है ज्यादा पसंद कर रहे थे
जबकि मशीनरी उनके पास अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि वर्कर्स एक तो सस्ते पड़ रहे थे, उनको बिल्कुल लो वेजेस वो लोग दे रहे थे, तो इजीली उनको जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट में जो है अच्छा काम मिल जा रहा था, जिससे उनको फायदा हो रहा था। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये एक लेटर है जो कि किसी वर्कर ने लिखा है, जो माइग्रेट होके अपने विलेज से जो है, अपना कंट्री साइड से जो है सिटी में आया है, लंदन में आया है वर्क की ढूंढने के लिए। और इसको आप पढ़ सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट एक स्टोरी है। 10th क्लास के लिए हो सकता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई वर्कर की किसकी स्टोरी थी, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सिंपल स्टोरी है, वर्क ढूंढने आया है, उसका कोई फ्रेंड है जो गैस वर्क्स में काम करता है। आप लोग ये देख सकते हैं, कैंट्रोड गैस वर्क्स में काम करता है, जहाँ की वो भी उसके साथ जो है वहाँ पे काम करने के लिए आया है, काम ढूंढने के लिए आया है, लेकिन वो इतने गरीब होते हैं, घर से कुछ भी पैसा नहीं लेके आते हैं, और उसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है। शहर में रहना बहुत टफ होता है, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत टफ हो जाती है। तो ये लेटर आप पढ़ सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपका आगे है, और ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर दी हुई है एक उस समय की 1879 की एक पिक्चर है, वहाँ के किसी जो है पेंटर ने बनाई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है दूसरी जगहों से बैलगाड़ियों में या फिर गाड़ियों में आ रहे हैं यहाँ पे जो है वर्क ढूंढने के लिए, और बहुत प्रॉब्लम में भूखे प्यासे रहते हैं वो लोग। बहुत दिक्कत होती थी उन लोगों को उस समय, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और आपके पास कुछ भी नहीं है, माइग्रेट होके जाना, और काम भी नहीं है, वहाँ पे सफ़र करना, ये भी नहीं पता है काम कब मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में ये दिन आते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। A range of products could be produced only with hands labor. Machines were oriented to producing यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड गुड्स। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे कि मशीन एक जैसा आप एक डिज़ाइन फिट कर दो, वो वही डिज़ाइन के कपड़े 1000 बना देगी, बट जो हैंड लेबर होती थी, जो हाथ से काम करती थी, वो हर एक चीज़ में नया डिज़ाइन डालती है। तो मतलब मशीनरी से उतना बढ़िया काम नहीं हो पा रहा था, उनको पसंद नहीं आ रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट को, इसलिए वो वर्कर्स को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देते थे। और जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंटेंस 500 वेराइटीज ऑफ हैमर्स, 500 टाइप के तो हैमर्स बता रहा है, ये जो हाथ से बने हुए थे, हैंडमेड जो थे, ठीक है। और वर प्रोड्यूस्ड एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, 45 तरह की जो है एक्सेस कुल्हाड़ियाँ जो है बनाई गई थी। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मशीन टेक्नोलॉजी। सही बात है, अगर आप मशीन से कोई चीज़ बना रहे हो तो वो एक, जैसे मैंने कहा ना, एक प्रोग्राम को फॉलो करेगी, वैसा ही बनाएगी। लेकिन जो ये अलग अलग टाइप ऑफ डिज़ाइन अलग अलग बनाएंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन स्किल चाहिए, इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो आगे, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बोर्जीज, ठीक है। तो ये मतलब जो बड़े लोग थे ना ब्रिटेन के, जैसे कि बहुत बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, और बड़े खानदानी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्रेफर्ड करते थे कोई भी चीज़ को, प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, ठीक है, हैंडमेड थिंग्स को ज़्यादा पसंद करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बॉलिक रिफाइनमेंट एंड क्लास, मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें महंगी होती थी, ठीक है, महंगी होती थी, तो एक क्लास, मतलब हर चीज़ जो है एकदम परफेक्ट होती थी, उसकी कोई डिज़ाइन है, कोई भी कारीगरी है, वो बहुत फाइन होती थी, तो वो लोग उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे, और उससे जो है वो एक तरीके से क्लास उनका जो है झलकता था, कि वो लोग जो इतने महंगे कपड़े और इतने डिज़ाइनदार कपड़े पहनते हैं। तो आज भी वो ट्रेंड है, ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा कि हैंडमेड चीज़ जो है बहुत महंगी होती है, जबकि मशीन से बनी हुई चीज़ें सस्ती होती है। तो दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, एंड देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग होती थी, ठीक है, इंडिविजुअली प्रोड्यूस की जाती थी, एक अलग अलग, मतलब कोई भी चीज़ एक इंडिविजुअल तरीके से बनाई, मशीन में क्या है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, आपका जो है कोई भी चीज़ को इंडिविजुअली बनाया जाता है। ओके, और मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटेन ने सबसे बड़ा जो काम किया, आपने देखा होगा हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन, यहाँ मैं लिंक करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर लिंक हो जाए, कि स्वदेशी आंदोलन आपने सुना होगा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। लोगों ने क्या किया है,
विदेश की चीज़ों को जला दिया था। गांधी जी का एक आंदोलन हुआ था जिसमें स्वदेशी चीज़ों पे जोर दिया गया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। तो ये वही चीज़ है। इन्होंने क्या किया ब्रिटेन वालों ने कि जितनी भी मशीन में, अब इनकी अपनी हायर क्लास तो क्या पहन रही थी, हैंडमेड प्रोडक्ट पहन रही थी जो हाथ से बनाए जा रहे थे गुड्स, लेकिन जो मशीन से बने हुए गुड्स थे वो ये लोग कहाँ भेज रहे थे, ये वो लोग भेज रहे थे अपने कॉलोनीज, अपने जो उनके वो थे, जैसे कि भारत एक कॉलोनी था, ठीक है, जिसपे कि ब्रिटेन का राज था। तो जहां जहां उनका राज था उन्होंने उन देशों में अपने चीप प्रोडक्ट्स को भेजना शुरू किया, क्योंकि एक तो वो सस्ते होते थे, ठीक है, और उनकी जो इंडस्ट्रीज जो है वो भी चल रही है, उनके जो पैसा कमाने का जो जरिया था वो बढ़िया हो गया था। यहाँ की चीजों को उन्होंने बंद करवा दिया, यहाँ की छोटे छोटे जितने भी लघु उद्योग थे वो सब हैंडमेड से जो बनने वाले थे सब बंद करवा दिए, और वहां पे जो मशीन मेड क्लोथ था, मशीन मेड जितना भी सामान था वो इन कॉलोनी यानी भारत एग्जाम्पल के लिए मैं दे सकती हूँ, इंडिया जो है लाया जा रहा था, और यहाँ के लोग जो है उसको बहुत, क्योंकि वो सस्ता था उनके लिए, तो सस्ता, वहां तो वो और भी सस्ता था लेकिन यहाँ भी सस्ता पड़ रहा था, तो लोग जो है बड़ी मजे से उसको यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है हमारे खुद के जो उद्योग थे उनको काफी जो है इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिंक करवा दिया, आप इसको आगे जाके अगर कोई इंडिविजुअली फाइंड करना चाहे तो आप फाइंड कर सकते हैं। In countries with labor shortage, industrialists were keen in using for human labor can be minimized. This was the case of 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hands. ये लोग जो है पूरी तरीके से जो है हैंड लेबर को प्रेफर कर रहे थे, किसी भी तरीके से जो है वो मशीनरी का वर्क पसंद नहीं कर रहे थे, और जो भी मशीनरी वर्क आ रहा था वो ये अपने कॉलोनीज को भेज रहे थे, सिंपल वर्क, ठीक है। यानी कि अभी भी हैंडमेड वर्क का जो है बहुत क्रेज था इनमें, ठीक है। अब लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसी थी वहाँ पे, वर्कर्स की क्या लाइफ थी, एक फोटो आपको मैं दिखा रही हूँ। उस समय वर्कर जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको जो है काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता था, क्योंकि वो अपने देश के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो उनकी लाइफ थी वो बहुत ख़राब थी। जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा दूँ, ये लोग क्या करते थे, जब कंट्री साइड में काम बंद हुआ, यानी वहाँ थोड़ा स्लो डाउन हुआ और फैक्ट्रीज बनी, तो लोगों ने देखा कि बहुत जॉब्स मिल रहे हैं, तो कंट्री साइड से लोग जो है पूरी तरीके से टाम्पेट करके जो है भाग दौड़ करके जो है किस तरीके से शहर पहुंच जाते थे कि हमको जो है जॉब मिल जाएगी, और वो जॉब जो है वो पूरी तरीके से सिफारिश पे, आप कह सकते हैं सिफारिश पे रहती थी, कि अगर आपका कोई फ्रेंड जानने वाला है, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो कि उन फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, वो आपको किसी तरीके से सिफारिश लगवा के आपकी जॉब लगवाएगा, इस पे डिपेंडेंट थी। और ये लोग जो है हजारों की भीड़ जो है शहरों में जमा हो गई कि हमें काम मिलेगा। और इसमें जो आप पिक्चर देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल लाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता था कि हम लोग जो है काम, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप, कि अगर रिज्यूम देते थे कि हम जो है काम करना चाहते हैं, अगर खाली जगह तो वैकेंसी है तो रख लीजिए, तो ये लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लाइनों में खड़े रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे, और उसके बाद इनके पास कोई शेल्टर नहीं होता था। ये लोग जो है गवर्नमेंट के शेल्टर हाउस में रहते थे, जहाँ की बहुत बुरी हालत होती थी इन लोगों को, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी इन लोगों को। और नाइट रेफ्यूजी दैट वर सेट अप द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे जो कि या तो किसी प्राइवेट पर्सन के होते थे या फिर किसी कैजुअल वार्ड मेंटेन बाय द पुअर लो अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी होती थी गवर्नमेंट की, वो लोग इसको मेंटेन करते थे, वहाँ ये लोग रुकते थे जहाँ इन लोगों को जो है भेड़ बकरियों की तरह रहना पड़ता था। ओके, तो ये एक मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, मतलब, ठीक है। एंड सीजनलिटी ऑफ वर्क इज मैनी इंडस्ट्रीज मीट प्रोनोलॉग्ड पीरियड विदाउट वर्क, ठीक है, मतलब जो सीजनल वर्क था हमारा, जब हमने पढ़ा था कि सीजनल इंडस्ट्रीज चलती थी, उससे तो ये और भी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि कुछ समय के लिए उनको काम मिल जाता था, बहुत अच्छा काम मिल जाता था, और उसके बाद वापस उनका जो है काम जो है बंद हो जाता था, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और कुछ लोग जो है वापस गाँव चले जाते थे, विलेज वापस चले जाते, बट कुछ लोग जो है वहीं रुक के छोटी मोटी जॉब्स कर लेते थे, जिसमें कि उनका गुजारा बहुत टफ हो जाता था, ठीक है। अब अगर हम आगे देखेंगे, wages increased somewhat in the early 19th century, but they tell us little about the welfare of workers. अब देखो wages बहुत, मैंने कहा था, हमने कहा था बहुत लो होते थे पहले, काम बहुत होता था, लेकिन 19th सेंचुरी में जो है, स्टार्टिंग की 19th सेंचुरी आप बोल सकते हो, उसमें थोड़े इनके वेजेस में सुधार हुआ, कुछ वेजेस बढ़े क्योंकि काम बढ़ा है आपका, उनकी इंडस्ट्रीज में जो है कमाई बढ़ी, तो उन्होंने अपने वर्कर्स का वेजेस भी बढ़ा दिए, बट उतने कोई बहुत फाइन वेजेस नहीं दिए इन लोगों को, और ना ही हम उन लोग उसको मतलब आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना वेजेस बढ़े होंगे, ठीक है। एक एवरेज नहीं निकाल पाए हम, ठीक है। एंड देन
उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी, द फोर इंटेंस व्हेन प्राइस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोनोलॉग्ड नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर जब स्टार्ट हुई तो इससे क्या हुआ, चीजों की वैल्यू बढ़ गई, मतलब दाम बढ़ गए चीजों के, और उनके वेजेस वही के वही थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और भी खराब हो गई वर्कर्स की। अब आप मान लीजिए उनको जो है 100 रुपये पर डे मिल रहा है, ठीक है, उसमें उनका जो है पहले जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी वही चीज़ 20 रुपये की हो गई है, 20 रुपीज़ की हो गई, तो उनका जो खर्चा था वो बढ़ गया और उनकी कमाई का साधन उतना क्या, यानी कि उनका जो अर्निंग थी वो उतनी की उतनी रह गई थी, जबकि उनके एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गए थे, उनका पैसा खर्च होना ज़्यादा हो गया था, तो उससे उनकी हालत और भी खराब हो गई। द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर्स अर्न फैल सिग्निफिकेंटली, ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया, ये तुमने अभी समझा दिया। बट ऑल्सो क्रिटिकल दैट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्कर डिटरमाइन। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी, एक तो इन लोगों को वेजेस कोई बहुत खास नहीं थे, दूसरा ये जो नेपोलियन वॉर हुआ इससे प्रॉब्लम हो गया, तीसरा इनके जो मान लो कोई छुट्टी कर लेता है, मतलब कोई इनका फिक्स वो नहीं था, आप जितने दिन वर्क करोगे आपको उतने ही दिन की सैलरी मिलेगी, आपको अलग से सैलरी, मतलब अगर जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हो या आपको छुट्टी नहीं मिलती थी, अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो उसका आपका पैसा कटता था, ये इनकी एक प्रॉब्लम थी, यानी आपको छुट्टी नहीं कर सकते। ओके, सिंपल सी बात है। About 10% of urban population were extremely poor in period of economic slump, like 1830s. The portion of unemployment went up to anything between 30 to 75%. अब देखो 1830s में क्या हुआ, 10% ऑफ अर्बन, यानी अर्बन मीन्स होता है शहरी जीव, शहर में जो शहर जिसको कहते हैं हम, ठीक है, जो शहरी इलाके के जो वर्कर्स थे उसमें से 10% लोग, मतलब वहाँ के जो 10% लोग थे वो बहुत पुअर थे, यानी उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो आप बोल सकते हो वो 35 and 75% के बीच में था, ठीक है, तो उनका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। नाउ अब एक और उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई, वैसे ही उन लोगों की लाइफ बहुत ख़राब थी, और प्रॉब्लम आ गई। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। नाउ पहले उनकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, नाउ स्पिनिंग जेनी का आना, स्पिनिंग जेनी मतलब पहले हमने पढ़ा था कि एक जो थ्रेड बनता है वो एक, आपने सुना होगा, तकली से बनता है, जेनी जो स्पिनिंग जो एक इक्विपमेंट होता था, हाथ से चलाया जाता था। अब स्पिनिंग जेनी के आने से, अब स्पिनिंग जेनी किसने लाई है वो आप देखिए, आपका यहाँ पे इस बॉक्स में दिया हुआ है, देख सकते हैं सब लोग, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है, किसने इन्वेंट किया, कब आया, ठीक है, और ये क्या चीज़ थी, इसके बारे में हम देखेंगे। सो स्पिनिंग जेनी जो है वो डिवाइस एक किसने बनाई थी, जेम्स हारग्रीव ने बनाई थी, और ये जो है 1764 में जो है इंट्रोड्यूस हुई है। इसका काम क्या था, इसमें जो है जो स्पिनिंग का काम था, यानी थ्रेड बनाने का काम, कॉटन से थ्रेड बनाने का जो काम था वो ये इसका काम था। मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ ऊपर, दिस इज द स्पिनिंग जेनी, ओके। इसमें सिर्फ एक वर्कर लगता था, एक वर्कर एक टाइम पे काफी सारी, ये जो स्पिंडल्स लगी है ना, तकलियां लगी हैं, इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है, तो ये एक साथ कम से कम 20 से 25 तकलियां एक साथ चलती थी, यानी एक साथ जो है इतने सारे थ्रेड बन रहे हैं, ठीक है, 20 से 30 थ्रेड एक साथ बन रहे हैं, जबकि एक टाइम पे एक वर्कर एक ही थ्रेड बना सकता है, लाइक एक टाइम पे एक ही बन रहा है, एक ही तकली चल रही है, ठीक है। तो इसके आने से जो है, अब लगा लो आप, एक आदमी 20 आदमियों का काम एक अकेली स्पिनिंग जेनी कर रही है, तो 19 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आता है, ये वाला जो आपका जो ये वाला जो बॉक्स है येलो वाला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 10th क्लास हो चाहे वो आपका टीजीटी के जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ ये हो गया आपका इन्वेंशन, इससे क्या प्रॉब्लम हुई, इससे ये प्रॉब्लम हुई कि जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए थे, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरीके से जो है लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गया था। ये 1790 का एक किसी मजिस्ट्रेट का एक बताई गई चीज़ है कि किस तरीके से जो लोग थे, जो कि वर्कर्स थे, वो किस तरीके से जो है मशीनों पे अटैक कर रहे थे। यहाँ पे जो है ये लोग क्या कर रहे थे, फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ लॉलेस बैंडिटी ऑफ देयर वाइव्स लॉस्ट ऑफ, हाँ, उनकी जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उन लोगों ने क्या किया था, जो ये स्पिनिंग जेनी के आने से जो है स्पिनिंग जेनी पे अटैक करके उनकी चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगे थे। तो जो वहाँ के इंडस्ट्रीज थे उन्होंने जो है कोर्ट को अपील करी कि हमारी जो है
जो हमारे जो मटेरियल चीज़ें हैं, मशीनरी है, उनको बचाया जाए, क्योंकि लोग इस पर अटैक कर रहे हैं, तो पुलिस में कंप्लेन वगैरह हो गई होगी। तो उनके लिए एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि काम नहीं था, और जो काम था वो भी मतलब एक आदमी को मिल रहा है, 20 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसकी वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, उनको लगता था हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये मशीनरी है, तो उन्होंने उसको अटैक करना शुरू किया। आगे देखेंगे, द वुलन इंडस्ट्री वुमन हु सर्वाइव्ड on handed spinning began attacking the new machines. This conflict over the introduction of the jenny continued for a long time. काफी समय तक इनके बीच में ये प्रॉब्लम रही, क्योंकि स्पिनिंग जेनी के आने से ये लोग जल्दी से जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस चीज को, और उनको काफी प्रॉब्लम्स भी हो ही रही थी। यस, आफ्टर 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी, अब देखो उनको काम कहाँ मिला, ठीक है, इनको काम मिला है 1840 के आसपास, 1840 के आसपास। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज, कौन कौन सी नई नई चीजें बनने लगी है, ठीक है, ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट आने लगे उनके लिए, तो इसलिए जो है उनका एम्प्लॉयमेंट जो है श्योर हो गया, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ जब छेड़े तो बहुत सारे काम में नई नई चीजें बनने लगी, तो उसमें इन लोगों का जो है वर्कर्स की जो है डिमांड बढ़ने लगी। रोड वर वाइडेंड, ठीक है, वाइडेंड होने लगी, रोड चौड़ी होने लगी, रोड चौड़ी कर जिसको बोलते काफी चौड़ी होने लगी, तो उसमें भी लोगों का उनको वर्कर्स की जरूरत पड़ी। न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, बहुत सारे रेलवे स्टेशन बनने लगे, उसमें उनकी जरूरत पड़ने लगी। रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, रेलवे लाइन को आगे बढ़ाया गया, तो उसमें भी इनकी जरूरत पड़ी। टनल डग्स, बहुत सारे टनल बनाए गए। ड्रेनेज, सीवर लाइट, रिवर बैंक्ड, ठीक है, ये सब मतलब बहुत सारे सीवर लाइन बनाए गए, ड्रेनेज बनाए गए, और जो रिवर के बैंक्स थे आगे उनको भी जो है ठीक किया गया। तो इन सब कामों में जो है लेबर की जो है वो डिमांड बढ़ी, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ आफ्टर 1840 1840। The number of workers employed in the transport industries doubted in 1840 and doubled doubled in 1840 and doubled again in the subsequent 30 years. जो वर्कर्स की डिमांड थी, उनका जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वो किसने दिया? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ने सबसे ज़्यादा इनको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया, और ये जो है आगे 30 इयर्स में और डबल हो गया। तो इस तरीके से जो है वर्कर्स की जो हालत थी वो 1830 में बहुत ख़राब थी, क्योंकि स्पिनिंग जेनी के आने से और इस बहुत सारे रेवोल्यूशन की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन वही जो है आफ्टर 1840 जो नए नए काम होने लगे, उसमें इन लोगों का जो है इनको काम मिलना स्टार्ट हुआ। जैसे कि पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेशन बनाया जा रहा है, टनल बनाया जा रहा है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कितने सारे वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से इनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। सो ये वाला पॉइंट हमारा आज खत्म होता है, ठीक है, और आगे का पॉइंट की वीडियो में जल्दी ही आप लोगों को भेजूंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड जो हमें फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ बी कंटिन्यूड, एंड जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and stay with us. Thank you.